नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इन सभी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एनसीएल के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि फोर्ड मोटर कार के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, जो फोर्ड मोटर कार था इसके जो संस्थापक थे वह हेनरी फोर्ड थे। और आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है यह आपका अमेरिकी कंपनी है और यह पाँचवा सबसे बड़ा ऑटोमेटर है, यानी कि दुनिया का सबसे पाँचवा बड़ा यह उत्पादन करने वाला है कंपनी। और इसकी जो स्थापना हुई थी यह 16 जून 1903 में हुआ था स्थापना इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है। बजाज, यामाहा, एल टीवीएस। देखिए, जो एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन करता है वह एल करता है। तो एल करता है। और एल भारत में अग्रणी स्कूटर निर्माताओं में से एक है जिसका स्कूटर की मात्रा में बाजार में हिस्सेदारी 30% होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है। तो आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो इंटरनल कंबस्चन इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कौन सा एक उसमें इंजन नहीं है। डीजल इंजन, भाप टरबाइन, गैस चलित इंजन, पवन चक्की। तो उसमें इंजन जो नहीं है, आपको पता है कि जो डीजल इंजन है, भाप टरबाइन है और गैस चलित इंजन है, यह आपका उसमें इंजन होता है। जबकि जो पवन चक्की है यह हमारा उसमें इंजन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 4 आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पवन चक्की उसमें इंजन नहीं है, अन्य सभी उसमें इंजन के अंतर्गत आते हैं। पवन चक्की वह मशीन है जो हवा के बहाव से ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह हवा के रैखिक गति को पंखे की घूर्णन गति में बदल देता है। पांचवा क्वेश्चन है कि आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है। तो फिर वही क्वेश्चन है कि आईसी इंजन का तात्पर्य है अंतर्दहन इंजन। अगर यहीं ईसी इंजन कर कह देता है कि ईसी इंजन का, तो बहिर्दहन इंजन हो जाता है। तो मगर यहाँ पे आईसी इंजन पूछा है तो अंतर्दहन इंजन। छठा क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में, हाइड्रोलिक चालन में, पनडुब्बी चालन में, अति चालकता संबंधी अनुसंधान में। तो देखिए, जो क्रायोजेनिक इंजन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं यह हम लोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हो उसमें भी शेयर करें। सातवां क्वेश्चन है एक जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, शक्ति के संरक्षण के सिद्धांत पर, कोणीय आघूर्ण के संरक्षण पर, रेखीय संवेग के संरक्षण पर। तो देखिए, जो जेट इंजन होता है यह कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा जेट इंजन कार्य करता है। अब आठवां क्वेश्चन है कि हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग कहाँ पर होता है। कोयले से बिजली बनाने में, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, किसी ऊर्जा में बिजली पैदा करने के लिए। तो देखिए, जो हीट इंजन होता है इसका मूल रूप से हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे क्या हो कि उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना हो, वहाँ पे हम लोग हीट इंजन का प्रयोग करते हैं। हीट इंजन का मूल रूप से ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है तथा जनरेटर के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब हमारा 9वां क्वेश्चन कि इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की पैकिंग निम्न की बनी होती है। कागज, कार्क, एल्युमिनियम, एस्बेस्टस। तो देखिए, इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की जो पैकिंग बनी होती है यह कार्क की बनी होती है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की पैकिंग कार्क, फैल्कोइल्ड और फैल्कोप्रीन से बनाई जाती है। कार्क अधिक दाब सहन कर सकता है, सिकुड़ता है और अधिक फैलता भी है। और जो फैल्कोप्रीन रहता है यह एक सिंथेटिक रबड़ कंपाउंड होता है और इस पर तेल और ग्रीस का असर भी नहीं होता है। और सिलेंडर हेड में जो कॉपर एस्बेस्टस होता है उसमें पैकिंग प्रयोग करते हैं। 10वां है रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकिल रोटर इंजन का आकार कैसा होता है। तो इसका आकार आपको पता होगा कि छोटा होता है। कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकिल रोटर इंजन का आकार छोटा होता है तथा भार में हल्का भी होता है और यह सस्ता भी होता है और रचना में भी सरल होता है। कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, वाल्व इत्यादि इसमें नहीं लगे होते हैं जिसके कारण इसकी आतनिक दक्षता अधिक हो जाती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट के प्रति
मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? चालमापी, घूर्णन चालमापी, पथमापी, ईंधन गेज। तो इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने वाली गति को मापने वाला जो उपकरण होता है वह घूर्णन चालमापी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पीटीओ का शाफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीटीओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए जो पीटीओ का फुल फॉर्म होता है वो आता है पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ होता है। ट्रैक्टर में पीटीओ शाफ्ट पीछे ही लगाई जाती थी, परंतु वर्तमान में कार्य की आवश्यकता के अनुसार यह आगे भी लगाई जाती है। यह ग्रास कटर, साइड कटर, ब्लोवर व ड्रिलिंग मशीन आदि में कार्य करती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस ट्रैक्टर का प्रयोग निचले स्थानों पर खेती करने के लिए किया जाता है? ट्रैक्टर व्हील टाइप, ट्रैक्टर चैन टाइप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से जिस ट्रैक्टर का प्रयोग निचले स्थानों पर खेती करने के लिए किया जाता है वह ट्रैक्टर व्हील टाइप रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। पानी निचले स्थानों पर कार्य करने, पानी निकालने, फसल पूरी होने पर कटाई, ढुलाई व बाजार आदि तक ले जाने के लिए हम लोग ट्रैक्टर व्हील टाइप का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कार्य पहाड़ खोदना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल बनाना है? एंगिल डोजर, डंपर, बुलडोजर, क्राउलर, ट्रैक्टर। तो देखिए जिसका कार्य पहाड़ खोदना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना होता है वह होता है बुलडोजर। तो बुलडोजर का प्रयोग सड़क बनाने, पहाड़ खोदने, ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने के लिए किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्कीमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो देखिए जो स्कीमर का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सड़कों के किनारे को लूप में लाने हेतु करते हैं। तो यहाँ पे 15 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्कीमर का प्रयोग सड़कों के किनारे को ढलाऊ बनाने के काम में लाया जाता है। सोलह नंबर का क्वेश्चन है, गहरे पानी की निचली सतहों को साफ करने में प्रयोग होता है क्रेन, ग्रेब, डैम्पर, फेस, शावल्स। तो गहरे पानी की निचली सतहों को साफ करने के लिए हम लोग ग्रेब का प्रयोग करते हैं। ग्रेब का प्रयोग गहरे पानी की निचली सतहों को साफ करने में किया जाता है तथा ड्रैग लिंक का प्रयोग पानी वाली जगहों पर सफाई करने हेतु किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टर शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? तो देखिए जो ट्रैक्टर शब्द की उत्पत्ति हुई है यह ट्रैक्शन से हुआ है। तो ट्रैक्टर शब्द की उत्पत्ति ट्रैक्शन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वह मशीन जो खींचने का कार्य करता है। अर्थात ट्रैक्टर वह मशीन है जो कृषि यंत्रों व उपकरणों को खींचकर या ढकेलकर कृषि कार्य को संपन्न करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कृषि कार्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त है? मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप। तो आपको भी पता होगा कि कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर का होना बहुत जरूरी है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन की खोज निम्न में से किसने किया था? रूडोल्फ डीजल, ऑटो हन, मार्क चार्ल्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको नाम से स्पष्ट होगा कि डीजल इंजन की खोज रूडोल्फ डीजल ने किया था। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल डीजल नेम दोनों है, तो रूडोल्फ डीजल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन, ट्रैक्टर के संबंध में मुख्य निर्माता इनमें से कौन सा है? आयसर, स्वराज, सोनालिका, ये सभी। तो ट्रैक्टर के संबंध में मुख्य निर्माता जो है वह है हमारा आयसर, स्वराज, सोनालिका, यह सभी है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में बहुत सारी कंपनियां भारत में ट्रैक्टर उद्योग में निर्माण कर रही हैं, जैसे कि आयसर हो गया, स्वराज हो गया, सोनालिका, महिंद्रा, एस्कॉर्ट हो गया, HMT हो गया, जॉन डियर हो गया, फोर्ड हो गया, ये सब ट्रैक्टर के हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर का उपयोग प्रायः किस लिए किया जाता है? तो आपको स्पष्ट होगा कि जो ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है यह हम लोग करते हैं ज़्यादातर कृषि के क्षेत्र में। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंजन इनमें से किनकी समग्र रचना है? अवयवों की, यंत्रावलियों की, संयोजनों की, या सभी की? तो इंजन में जिनकी समग्र रचना होती है वह अवयव, संयोजनों और यंत्रावलियों इन सभी की होती है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह
सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, इंजनों का प्रयोग इनमें से किस आधार पर किया जाता है? विधि कार्यों के आधार पर, विविध उद्देश्यों के आधार पर, ए और बी दोनों के आधार पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंजन का जो प्रयोग करते हैं यह हम लोग करते हैं विधि कार्यों के आधार पर और विविध उद्देश्यों के आधार पर, इन दोनों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं। विविध कार्यों के आधार पर जो हम लोग इंजन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ये आदि को चलाने का कार्य करता है। जबकि विविध उद्देश्यों के आधार पर जो करते हैं, जैसे कि कम टाइम में ज़्यादा कार्य कर सकते हैं तथा कम टाइम में ज़्यादा दूरी तक तय किया जा सकता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन में पेट्रोल का दहन होता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, इंजन में पेट्रोल का जो दहन होता है, इससे जो हमारा अभिप्राय है ये है कि पेट्रोल को जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल इंजन अंतः दहन इंजन होता है, इसको गैसोलीन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन के रूप में हम लोग पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, आईसी इंजन में तापमान और प्रेशर आईसी इंजनों की अपेक्षा बहुत कम होता है। आईसी इंजनों की अपेक्षा ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं। ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन सस्ते होते हैं। आईसी इंजनों का पावर घनत्व उच्च होता है। तो देखिए, जो कथन सही नहीं है यही आपको बताना था। तो यहाँ पे होता है कि ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं। तो ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि आईसी इंजन की तुलना में ईसी इंजन बहुत भारी होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो आईसी इंजन होता है यह भारी नहीं होता है, जबकि ईसी इंजन होता है यह ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम इंजन कार्य कुशलता होती है? अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन, इनलाइन इंजन, वी इंजन। तो जिस प्रकार के इंजन में अधिकतम ईंधन कार्य कुशलता होता है वह रहता है रेडियल इंजन। यहाँ पर रेडियल इंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के इंजनों में सिलेंडर की व्यवस्था रेडियली की जाती है। इंजन में सिलेंडरों की संख्या अधिक होने से प्रत्येक पिस्टन हल्का होता है, जिससे इंजन अधिक सुचारू रूप से चलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम लंबी शाफ्ट होती है? अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन, इनलाइन इंजन, वी इंजन। तो देखिए, जिस प्रकार के इंजन में अधिकतम लंबी शाफ्ट होती है वह इंजन रहता है इनलाइन इंजन। तो इस इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था एक सीधी रेखा में एक के पीछे एक में की जाती है। 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग जो ऑर्डर होता है वह 14-32 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि डोर लॉक सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए थे कब? तो देखिए, जो डोर लॉक सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए थे यह वर्ष 1914 में प्रस्तुत किए गए थे। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक डोर लॉक्स या सेंटर लॉकिंग भी कहते हैं। अब हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कि आधुनिक युग में इनमें से किसका युग है? मशीनों का, साइकिलों का, क्राफ्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग इनमें से जिनका युग है वह है मशीनों का। तो आधुनिक युग मशीनों का युग है। मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को लेकर कार्य में परिवर्तित कर देता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान मशीनी युग की इनमें से क्या विशेषता है? विकसित देश को विकसित हो रहे हैं, विकासशील देश उन्नत का मार्ग प्रशस्त किए हैं, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 30 का आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विकसित देश और विकसित हो रहे हैं और विकासशील देश उन्नत का मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोई देश समग्र तभी बन सकता है जब क्या हो? तो देखिए, कोई देश समग्र तभी बन सकता है जब क्या हो कि वह अपनी रक्षा कर सकने में सक्षम हो। तो जब कोई देश समग्र तभी बन सकता है जब वह अपनी रक्षा करने में सक्षम हो, अर्थात उसकी सैन्य तैयारियां उच्च स्तरीय हों।
32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईंधन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सभी। तो ऑटोमोबाइल इंजन में जो प्रयोग नहीं किया जाता है वह रहता है कोयला, जबकि डीजल और पेट्रोल, ये आपका डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में यूज किए जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, हीट इंजन वह इंजन है जिनमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है, चाल, शक्ति, दाब इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्पष्ट होगा कि हीट इंजन वह इंजन होता है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है, यानी कि पावर प्राप्त किया जाता है। उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक कार्य किए जाए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हीट इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें हीट ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी कामेट बसों का निर्माण करती है? तो कामेट बसों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? वो रहता है हिंदुस्तान मोटर, टेल्को, आयसर, अशोका लीलैंड। तो ये रहेगा आपका अशोका लीलैंड। तो अशोका लीलैंड 11-12 टन क्षमता वाली कामिट बसों का निर्माण करती हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बुलेट नामक मोटरसाइकिल का उत्पादन इनमें से कौन है? यमाहा, एस्कार्ट्स, हीरो, एनफील्ड, इंडिया। तो बुलेट नामक मोटरसाइकिल का जो उत्पादक है, जो कि आप लोगों को पता होगा, वह है इनफील्ड इंडिया। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, लूना नामक मोपेड का निर्माण इनमें से कौन सी कंपनी करती है? मोजेस्टिक ऑटो, क्राइनेटिक, कैलविनेटर इंडिया, श्री चामुंडी। तो लूना नामक मोपेड का निर्माण जो कंपनी करती है वह कंपनी है काइनेटिक। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो मैजेस्टिक ऑटो है यह हीरो मैजेस्टिक का निर्माण करती है, और जो होंडा है वह प्लीजर का, और जो सुंदरम कलाइटन है वह टीवीएस का निर्माण करती है। 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या मूल रचना के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, मूल रचना के अंतर्गत जो नहीं आता है वह है आपका शारीरिकी, जबकि मूल आकृति, फ्रेम और सस्पेंशन प्रणाली ये आपका मूल संरचना, इंजन के मूल संरचना के अंतर्गत आता है। बाकी और सब भी आते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्टीयरिंग प्रणाली, सस्पेंशन प्रणाली, धुरा, मूल आकृति या चेसिस। अब है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन, वाहन निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो वाहन निर्मित करने का जो श्रेय जाता है वह ऑटो को जाता है। तो वाहन उद्योगों में वेकर वाहन को निर्मित करने का श्रेय ऑटो नामक एक जर्मन वैज्ञानिक को दिया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दो घाती इंजनों का बाजार में पदार्पण कब हुआ था? तो देखिए, दो घाती इंजनों का जो बाजार में पदार्पण हुआ था, यानी कि जब ये मार्केट में उपलब्ध हुई थी, तो यह उपलब्ध हुआ था 1940 से 50 के दशक में। तो 1940 से 50 के दशक में ये दो घाती इंजनों का बाजार में पदार्पण हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अशोका लीलैंड कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था वर्ष 1948 में अशोका लीलैंड कंपनी की शुरुआत हुई थी। यह कंपनी भारत की चुनिंदा भारी वाहन कंपनियों में से एक है। यह कंपनी के ट्रक्स के मॉडल हाथेज, टस्कर, कामेट एक्सल आदि हैं। भारत के अग्रणी वाहन निर्माता कौन हैं? तो देखिए, भारत के अग्रणी वाहन निर्माता जो हैं वह आपके अशोका लीलैंड, हिंदुस्तान मोटर और फोर्ड इंडिया, यह सभी हैं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। बाकी और सब भी हैं, जैसे कि अशोका लीलैंड, हिंदुस्तान मोटर, फोर्ड इंडिया, ये तो आप लोग यहाँ पे जान गए। बाकी आपका टाटा हो गया, प्रीमियर हो गया, मिलिट्री वर्कशॉप हो गया, स्वराज, माजदा हो गया, आयसर हो गया, फोर्स हो गया, ये और भी कंपनियाँ हैं। सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो देखिए, जो बस की उत्पत्ति हुई थी यह फ्रांस में हुआ था। तो सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी। बसें पहले भारत में परिवहन का मुख्य साधन था। देश भर में बसें भारी संख्या में यात्रियों को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम होता है। सिंगल व्हील ड्राइव वाहन कौन सा है? जीप, टेम्पू, बस, सेना वाहन। तो सिंगल व्हील ड्राइव जो वाहन है वह कौन सा होता है? वो होता है टेम्पो, सिंगल व्हील ड्राइव वाहन होता है। क्योंकि टेम्पो में केवल एक ड्राइवर व्हील होता है जो पहिया जो पिछले ड्रिवन व्हीलों को चलाता है। तो क्या होता है कि सिंगल व्हील ड्राइव वाहन टेम्पो है, क्योंकि टेम्पो में केवल एक ड्राइव व्हील होता है जो पिछले ड्रिवन व्हीलों को चलाता है।
44 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों का सहायक भाग क्या है। तो देखिए मोटर गाड़ियों का जो सहायक भाग होता है वह पहिया, ब्रेक, स्टीयरिंग या सभी होता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सा है। तो देखिए लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होता है ये आपका पिकअप और स्टेशन वैगन यह सभी है। तो यहाँ पे और भी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी वाहन ट्रांसपोर्ट जो होते हैं जैसे कि आपका टाटा एस हो गया, टस्कर हो गया, कामेट हो गया, डंपर हो गया, महिंद्रा 550 इंटू डी हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला ट्रैक्टर किस कंपनी ने निर्मित किया था। स्वराज, महिंद्रा, आयसर, एस्कॉर्ट। तो भारत में जो पहला ट्रैक्टर निर्मित किया था वह कंपनी था आयसर। भारत में निर्मित पहला ट्रैक्टर आयसर था। भारी वाहनों में प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार ईवन ने 1805 ईस्वी में किया था। 47 नंबर क्वेश्चन है माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका। ट्रकों का, जीप का, मैटाडोर का, डिलीवरी वैन का। तो माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह रहता है ट्रकों का। 48 नंबर का क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या है। तो ऑटोमोबाइल का अर्थ आपको बताना है क्या है। तो यह होता है स्वतः चलने वाली गाड़ी। तो ऑटोमोबाइल का जो अर्थ होता है वह होता है आपका एक ऑटोमोबाइल स्वचालित गाड़ी, यानी कि आपका होता है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होता है जो कि ज़मीन पर सामान तथा यात्रियों के परिवहन के काम आता है। एक गाड़ी वह मशीन है जो सामान तथा यात्रियों के परिवहन के काम में आता है, जैसे कि हवाई जहाज, पानी का जहाज, मोटर बोट, रेलगाड़ी, कार, बस, ट्रक, जीप। तो ये हो गया आपका ऑटोमोबाइल का अर्थ। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर तेल से चलने वाली गाड़ी को ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब आजकल इलेक्ट्रिक से भी चल रही हैं, तो अभी आपका ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्वतः चलने वाली गाड़ी, यहाँ पे इसका मेन अर्थ होगा। ये जो डीआरडीओ डीजल मैकेनिक 2016 में आया वो क्वेश्चन है, उन्होंने यही आंसर टिक किया था कि स्वतः चलने वाली गाड़ी, क्योंकि तेल से चलने वाली गाड़ी आपका कोई ज़रूरी नहीं तेल ही से चले, आपका बैटरी से भी चल सकता है कुछ से, वो अभी हमारा क्या होता है ऑटोमोबाइल के अंतर्गत ही आता है। सड़क पर चलने वाली गाड़ी सड़क पर सारी चलती हैं, आपको भी पता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार जिस वर्ष में हुआ था वह था 1905। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो 1905 है 1905 नहीं, यह आपका 1805 होना चाहिए, तो इसे आप लोग संशोधन कर लीजिएगा, यह 1805 होगा। तो जो प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार 1805 ईस्वी में हुआ था। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, जिसका लिंक हमने प्लेलिस्ट जो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें हमने लिंक डाल दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका अगला पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।